पूरा लग जाएगा। हाँ, वापस लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो। ओके, तो आपको बताना है वेदर यू आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर स्क्रीन ऑन माय लैपटॉप और नॉट। दिख रही बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। आपको वेटिंग रूम में तो नहीं है अभी, ठीक है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा? फर्स्ट ग्रेविटेशन ना, ये आपकी बुक, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हमने क्या क्या कवर कर चुका था? केप्लर्स लॉ हो गए थे हमारे ना। चलो एक बार शॉर्ट थोड़ा फास्ट ये कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने देख लिया था ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हमने देखा था, क्या थी ग्रेविटेशन डेफिनेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between any two object of universe, okay, is called as gravitation. तो मतलब gravitation means it is the force of attraction, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा हो गया है, मैं इसको फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन हो गया, फिर सर्कुलर मोशन भी हमने देख चुका है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर केप्लर्स के डिफरेंट लॉ, फिर न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसका फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एंड फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्केप वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, अरे बरकत से लगा दिया। कौन है बेटा? में म्यूट, माहौल स्पीकर है, म्यूट करो बेटा। बहुत कौन है? नहीं आ रहा है। म्यूट ऑल, ठीक है। ठीक है, म्यूट हो गए सारे के सारे। पार्थ अपना वीडियो ऑन ऑफ करो, बिकॉज ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर जाने वाला है। यू विल बिकम फेमस देन। हाँ, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमने देख चुका था, ये भी हो गया था। एक मिनट, लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन सो दैट लविश, मॉर्निंग का सेशन अटेंड नहीं किया बेटा आपने लविश? सो ये नोट्स है, इट्स शॉर्ट नोट, तो आपको समझने के लिए बहुत अच्छी है। सी ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, डोंट फॉरगेट, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। वो एप्पल वाली स्टोरी पढ़ेंगे, आगे मिलेगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स व्हिच एक्ट ओनली ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स से किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, नॉट ओनली एनी टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट इट इज आल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑन द ऑफ द यूनिवर्स, ओके। लाइक मून और अर्थ के बीच में भी, सी दिस इज अर्थ और इसके आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है, तो मून और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स ही है, ठीक है। आगे
थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अभी जब हमने डिस्कस किया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैसा है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है ग्रेविटेशन की, क्या है, every object in the universe attracts other object with the force which is directly proportional to सब। देखो इसको समझने के लिए हमने एक वो पढ़ चुका है ऑलरेडी, हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो क्या है, सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम दे दिया ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट ए है और उसका मास ले लिया हमने m1 और इसका मास ले लिया हमने m2। ठीक है, सपोज अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल शेप है ना, स्फेयर के फॉर्म में, तो स्फेयर है तो इनका सेंटर होगा। अगर जैसे कि अगर हम बात करें हमारी अर्थ की, तो इट्स शेप इज स्फेरिकल शेप। ठीक है, अब स्फेरिकल शेप होगा तो सेंटर होगा ऑब्वियसली। तो ऑब्जेक्ट ए के सेंटर से ऑब्जेक्ट बी तक का जो डिस्टेंस है हमने उसको डी से कंसीडर कर लिया। ठीक है, बहुत बार आपको डी दिखेगा, कहीं आर दिखेगा, है ना, स्मॉल आर, कहीं कैपिटल आर, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन ये बोल रही है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F is directly proportional to mass of their product of their mass, यानी m1 और m2 का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, इट इज m1 इंटू m2। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, हमने एक्चुअल में इसको सॉल्व कर चुका है बट रिवाइज कर रहे हैं फास्ट। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, देखो टर्मिनोलॉजी डोंट फॉरगेट, स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है हमने उसको कंसिडर किया हुआ यहाँ पर डी से। ठीक है, डी से कंसिडर किया ना ये वाला पार्ट, तो इसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 के डिवाइड में लिखते हैं तो जाएगा डी का स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में f और यहाँ पर भी f है। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक ही टर्म है तो हम उसको दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय हो जाएगा d स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन है और जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो क्या हो जाएगा f इक्वल्स टू, देखो कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट है हमारा कैपिटल G। ठीक है, तो हो जाएगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। ठीक है, so this is the mathematical expression for calculating the force of attraction between any two objects of universe। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट और दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, और जी, अब जी क्या, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जी की वैल्यू हमको दिया हुआ है, इट इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट है और ये जी की वैल्यू है। ठीक है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो मास है एक्चुअल में ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर लगने वाला फोर्स है ना, और मास कैसा है, मास कैसा है, यूनिवर्सल यानी कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता। सपोज अगर आपका मास अर्थ पर सपोज x है तो मास सेम ऑब्जेक्ट का जो मास है वो दूसरे प्लैनेट के ऊपर स्पेस में कहीं भी वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम जो जी है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमको दिया हुआ है डेफिनेशन, हमने उसको एक्चुअल में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये यहाँ पर दिया है जो अभी अभी हमने जस्ट डिराइव्ड किया है। क्या है? एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और कैसे आया ये अभी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ टू ऑब्जेक्ट आर स्फेरिकल, देखो अगर बात कर रहे हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, स्फेयर क्या है तो उनका सेंटर होगा। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ठीक है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा ये इन दोनों के सेंटर में वर्क करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। यानी ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको उधर अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये दोनों के सेंटर से यानी स्ट्रेट लाइन में वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है इफ टू ऑब्जेक्ट आर, हो गया ये भी डन। ठीक है, नेक्स्ट जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो आ गया, जी जो है एक्चुअल में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए है ना हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस विल नॉट गोइंग टू चेंज, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67। देखो हमने और एक नंबर में आगे ले लिया था, इट इज 6.673। अब 3 को नहीं लिखे तो भी चलता है, तो 6.67 भी चलेगा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसा भी दिखेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी के ऊपर -2 का पावर, तो ये इनवर्स में लिखा हुआ है। अब ऐसा लिखो तो चलेगा, या फिर अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो आप माइनस को चेंज करके आप प्लस लिख सकते हो ऐसा। और क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड का साइन दे रहे हो तो आपको माइनस का साइन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होगी उसकी यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ठीक है, एक मिनट, एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। हेलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। और कोई है क्या वेटिंग रूम में? ठीक है, नहीं। नेक्स्ट कहाँ थे हम? इफ टू ऑब्जेक्ट, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, क्या है? आउट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, अगर दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास अगर डबल कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन देन? क्या बोल रहा है? आउट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास हमने डबल कर दिया, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, अब चेक करते हैं कि उसके मास के ऊपर यानी फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा। ठीक है, तो लेट मी चेंज द इंक कलर। ओके ना, ठीक। क्या हुआ? हमने क्या देखा अभी? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकर आए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जो दो ऑब्जेक्ट है ना, उनका मास क्या है? एक का मास है m1 और एक का मास है m2। तो आपने किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा वो चेक करते हैं। तो लेट m1 को हमने डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 2m1। क्या हो जाएगा? 2m1। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? इट इज कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? सिंस m1 को हमने डबल कर दिया, सिंस m1 इक्वल्स टू 2m1, तो क्या हो जाएगा? एक को हम डबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू कैपिटल जी, तो एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा 2 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब 2 को हम बाहर सेपरेट लिख लेते हैं और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब चेक करो, ये वाला पोर्शन और यहाँ पर ये वाला पोर्शन सेम है और उसके सामने में यहाँ पर सिर्फ 2 आ गया है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, है ना।
तो कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर हमने दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को अगर डबल कर दिया तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा एवरीबडी? एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, क्या हो रहा है? इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास अगर हमने डबल कर दिया, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम गेट आल्सो डबल। ठीक है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डबल किए, क्या हमने किए? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को हमने डबल किया तो फोर्स जो ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, बट अब देखो कंडीशन चेंज, तो मैं इंक चेंज कर देता हूँ यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, देखो उनके बीच का डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम? डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर डिस्टेंस अगर हम डबल कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, इरेज नहीं हो रहा है ये? हाँ हो गया। देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा? इट इज एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब कंडीशन क्या बोल रही है? अगर हमने d को डबल कर दिया है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, पहले इतने पास में थे है ना, अब हमने इसको इतने दूर कर दिया, यानी ये अगर d है तो ये हो जाएगा 2d। ये अगर डिस्टेंस d है तो हमने उसको इंक्रीज कर दिया और 2d कर दिया, तो क्या होगा? तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2d। देन फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d के बदले में यहाँ पे 2d लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय जो d है हम इसको लिखेंगे 2d। अब d का स्क्वायर है तो ये 2d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब सॉल्व करेंगे, f इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय, देखो 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ। f इक्वल्स टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 इंटू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये वाला पोर्शन अगेन फॉर्मूले के बेस के ऊपर आ गया, यहाँ पर ये आ गया फॉर्मूला बेस। इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया, अगर डिस्टेंस को हमने 2d कर दिया तो जो फोर्स है वो फोर्स हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। राइट हियर। क्या है ये? क्लियर हुआ क्या बेटा? देखो कंडीशन क्या बोल रही है, अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम 1/4। देखो 1/4 हो जाएगा, जितना फोर्स है उससे 4 टाइम कम हो जाएगा। बेटा किसका मोबाइल है अनम्यूट नहीं है, म्यूट करो। यश, यस जैन, यश ठीक है, क्या है ये बार बार? हाँ इतना क्लियर हुआ क्या एवरीबॉडी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या है कि अगर मास किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 यानी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रीपिटल फोर्स is a center seeking force or the force which act toward the center of circular path। ठीक है, तो आपको साथ साथ लिखते भी जाना है।
ठीक है, अब देखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सिकिंग फोर्स। ठीक है, हम इसको यहाँ समझते हैं। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? सपोज ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, ये क्या है? सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो हमको पता है कि जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन कैसा करेगा? द मोशन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ में ही हमेशा मोशन होता है। ओके, अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने जो फोर्स है उसके वो इफेक्ट देखा था, है ना? फोर्स के इफेक्ट में हमने क्या क्या देखा था कि फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, फोर्स कैन स्टॉप द स्पीड, इवन फोर्स कैन कॉज द मोशन, और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, सपोज ये है हमारी अर्थ, सपोज ये है हमारी अर्थ, और इसके आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो मून रिवॉल्व कर रहा है, सपोज अभी मून यहाँ पर है, तो मून की टेंडेंसी क्या होगी कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा फोर्स है, जैसे ही अपने ऑर्बिट से दूर जाएगा तो एक फोर्स उसको अपने सेंटर की तरफ, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मून यहाँ पर आ गया, अब मून यहाँ आ गया तो वो कोशिश करेगा कि वो अगेन स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन जैसे ये अगेन अपने ऑर्बिट से दूर जाएगा, अर्थ वापस उसको अपनी तरफ खींच लेगी, अब मून यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर, है ना, सर्कुलर पाथ के सेंटर में के साइड में, सेंटर के साइड में अट्रैक्ट करके रखता है, और उसी फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सपोज ये अगर मून है तो मून के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर कर रहा है? उस सर्कुलर पाथ के सेंटर के तरफ, है ना? दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंटर सिकिंग फोर्स। सेंटर सिकिंग फोर्स, डाल दो इसको, सेंटर सिकिंग फोर्स। सो अब इसको डिफाइन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन? तो हो जाएगा द फोर्स विच acts towards the center of circular path is called as centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स, आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीपी। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या सेंटर सिकिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आप लिख सकते हो, देखो ये कलर्ड वाली जो इंक है इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसके लास्ट में और एक पॉइंट ऐड कर देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर सिकिंग फोर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम सेंटर सिकिंग फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो कोई भी प्लानेट, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्लानेट अगर वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, सो वो रिवॉल्यूशन इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो अर्थ सन के ऑर्बिट को छोड़कर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हुए रहेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है,
सीजन हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो सन है, हमारा जो अर्थ है सन के आसपास कंटिन्यूअस रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, और इट टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours to complete one rotation around the sun. ठीक है। इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, ये जो फोर्स एक्चुअल में कैसा है, अभी हमने जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था दिखा था कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्या है, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये जो फोर्स है ये तो किसी भी प्लैनेट के ऊपर ये एक्ट करेगा, लेकिन अगर ये अर्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हम इसको बोलेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कह लो या अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, विल बी द सेम थिंग। ओके, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल जी को हम कहते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला है कैपिटल स्मॉल जी इंटू जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे आया। तो उसको समझने के लिए मैं इंक चेंज कर देता हूँ। देखो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, तो सपोज ये हो गई हमारी अर्थ, अर्थ का ये हो गया सेंटर, सेंटर से इसके सर जो पेरिफेरल रीजन है, सरफेस तक का जो रीजन है, हम उसको बोलते हैं कैपिटल आर, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है अर्थ सरफेस पर। अब अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस वो आर ही यानी रेडियस के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर जो डी है, हम डी को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल आर से। व्हाट इज कैपिटल आर? इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, देखो अगर दूर होता तो हम डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन ये अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, अब अर्थ के सरफेस पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको कैपिटल आर कंसिडर किया हुआ है। फिर अगर हम कंपेयर करेंगे अर्थ का मास और मास ऑफ ये ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट का मास बहुत 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 कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी निगलेक्टेड, हमने इसको अगर नहीं भी लिया तो भी चलेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G इंटू M1 हम नहीं ले रहे क्योंकि बहुत निग्लिजिबल मास है अर्थ के कंपेयर में, तो हम सिर्फ लेंगे मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमने, अब सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो सरफेस के तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो अब ये फोर्स किसका है, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फोर्स को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी से। ठीक है, व्हाट इज जी? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम F के बदले में लिख लेंगे G। देयरफॉर अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा नया, इट इज स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ, डिवाइड बाय कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या है एक्चुअल में, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम यहाँ पर देखो अब हमको क्या क्या पता है, यहाँ पर हमको जी की वैल्यू पता है, कितनी होती है जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको पता है कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻11
24 kg, ये क्या है एक्चुअल में? मास ऑफ अर्थ। फिर क्या है? रेडियस, रेडियस कितनी है अर्थ की? तो रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁻, माइनस सॉरी +6, माइनस है +6 मीटर। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर, इतनी है। ठीक है, अब देखो हमको सबकी वैल्यू पता है, कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर की। तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू आएगी अबाउट, स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी 9.78 के आसपास। ठीक है, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 9.8। ठीक है, और हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, इजी कि बहुत इजी? सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो हमारे पास ना अभी सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करते हैं। जैसे सेशन एंड होगा तो हम रीज्वाइन करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे सेशन को। ठीक, क्योंकि जूम हमको अलाउ करता है टू रिकॉर्ड ओनली, टू टेक अ क्लास ओनली फॉर 40 मिनट्स। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर देता, ऊपर दे देना, हाँ जी, ऊपर करो सर थोड़ा सा हल्का। ऊपर का लिखना है। जो आपने अभी लिखा है ना सर, हाँ हाँ हाँ, बस। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिखते रहना ना। वही सर, थोड़ा सा हल्का ऊपर करो थोड़ा, हाँ बस। हाँ, हो गया क्या बेटा? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक, नेक्स्ट। तो क्या क्या हो गया? द सी फॉर्मूला हमने डिराइव करके भी निकाल दिया। ठीक है, अब जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, किसका ये है बेटा? माइक उसको म्यूट करते जाओ। आवाज आ लवीश, लवीश बेटा म्यूट करो। हाँ मैंने कुछ भी नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कहाँ थे हम? अब देखो द यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी अभी हमने जस्ट लिखा था, क्या होता है? इट इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? द मास ऑफ अर्थ, अभी हमने जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए निकाला था, इट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। डोंट फॉरगेट, ये आपको याद रहना चाहिए, इट इज ए पार्ट ऑफ जीके ऑल्सो। एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? इट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, जब भी मैं पूछूंगा तो आई वांट एवरीबॉडी मस्ट आंसर। ओके, so next point we will discuss now. So next point is the shape of earth. Okay, so you know the shape of earth is not perfect spherical. परफेक्ट स्फेयर नहीं, शेप नहीं है अर्थ का। कैसा है? पोलर रीजन में थोड़ा सा फ्लैट है और इक्वेटर रीजन में थोड़ा सा बल्ज आउट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कैसा है? ऊपर वाला ये है फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड। और जो इक्वेटर वाला रीजन है, ये वाला रीजन को हम बोलते हैं इक्वेटर रीजन। ठीक है, और ये कैसा है? बल्ज आउट है, बल्ज आउट यानी बाहर निकला हुआ। ठीक है, ये और ये है इक्वेटर रीजन, EQUATOR, इक्वेटर। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, हम इसको पोलर रीजन बोलते हैं, पोलर रीजन। ठीक है, सो ये ऊपर है में है नॉर्थ पोल और नीचे में है साउथ पोल। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये कैसे क्या है? ये इक्वेटर रीजन है। अब देखो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा
पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये है रेडियस। अब रेडियस पोल के लिए तो मैं इसको लिखता हूँ rp, रेडियस ऑफ पोल। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है, बट ये इक्वेटर की है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ re से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखने से ही लग रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा होगी रेडियस ऑफ पोल से, है ना, क्योंकि हमारी जो अर्थ है पोलर रीजन में फ्लैट है और इक्वेटर रीजन में बल्ज आउट है। तो हम लिख सकते हैं ऑन दैट बेसिस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, लिख सकते हैं ना। अब जब ऐसा हो सकता है तो देखो, यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ का डिस्टेंस कम है, तो पोल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, यानी ग्रेविटी ज्यादा होगी और इक्वेटर रीजन में कम होगी। ठीक है, इसीलिए उसके वैल्यूज के बेस के ऊपर हमने यहाँ पर लिखा, ये वाला पॉइंट क्या है, द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फीयर, एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है अर्थ का शेप। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड, थोड़ी सी फ्लैट है, कहाँ, पोल रीजन के ऊपर। ठीक है, एंड बल्ज आउट, बल्ज आउट यानी बाहर निकली हुई है, कहाँ, इक्वेटर रीजन में। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट हियर दैट रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, रेडियस ऑफ पोल कम है और रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल। अब देखो डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, अब डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ऑब्वियसली, और वो कितना है, इट इज इक्वल्स टू 9.83 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, डोंट फॉरगेट। ठीक है, g की वैल्यू है कहाँ, पोल रीजन के ऊपर, कितनी है, 9.83 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, while the value of g is maximum, सॉरी मैक्सिमम हो गया है पोल के ऊपर और मिनिमम कहाँ हो जाएगा, इक्वेटर पे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा। अब डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और वो कितना है 9.78 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, सो दीज 3 पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट, लेट मी चेक द टाइम। We have only 1 minute and 16 seconds left. Okay. Yes, Jen. Yes. अपना वीडियो ऑफ करो। So I am going to disconnect because हम वापस रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। So we are disconnecting now and we will reconnect quickly within a minute. Okay. Bye.